आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 10 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। हमास ने किया ऐलान, इस्राएली फौज गजा में रही तो नहीं करेंगे सीज फायर। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो को गजा डील की उम्मीद, बोले इस बार बात बन जाएगी। गजा में हमास कर रहा जबरदस्त हमले, गर्मी में इस्राएली फौज हुई बेहाल। गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के करीब, खतरे में 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। उधर इसराइल ने इंसानी मदद बढ़ाने का किया वादा। चीन रूस का बड़ा कदम, मिडिल ईस्ट में करेंगे अमन लाने की कोशिश। तेहरान में हुआ गैस धमाका, 4 लोग जख्मी, ब्लास्ट को लेकर तरह तरह के दावे। बांग्लादेश की साबिक पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किल, इंसानियत के खिलाफ जुर्म का केस चलेगा। और कनाडा में भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, खालिस्तानी लीडर ने ली जिम्मेदारी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। हमास ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, कहा है कि इस्राएली फौज अगर रही गजा में तो सीज फायर भूल जाइए। नामुमकिन है हमारे लिए सीज फायर कर देना। इसकी गारंटी चाहिए कि इसराइल IDF को लेकर बाहर निकलेगा। हमास ने कहा है कि अगर गजा में इस्राएली फौज मौजूद रही तो जंग रुकने का कोई मुआहदा नहीं होगा। गजा में 10 होस्टेजेस छोड़ने पर हमास राजी है, लेकिन इस्राएली विड्रॉल यानी IDF के वापस जाने को और एड पहुंचाने पर अब भी रुकावट है। दोहा में कतर की दारुल हुकूमत दोहा में चल रही बातचीत में हमास ने कहा, रफा और मुराग कॉरिडोर में इस्राएली मौजूदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त न की जाएगी। हमास चाहता है कि हर हाल में पूरे गजा से इस्राएली फौज हटे और मुकम्मल सीज़फायर की ज़मानत दी जाए। सीनियर हमास लीडर ने कहा है कि हम जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने इलाके में कब्ज़ा हरगिज़ नहीं चलने देंगे। इधर मार्को रूबियो को गजा में समझौते की उम्मीद है और उन्होंने कहा है कि इसराइल ने लचीलापन दिखाया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा है कि गजा सीज़फायर पर इस बार काफ़ी उम्मीद है। उनके मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बातचीत अब तक के सबसे करीबी मोड़ पर पहुंच गई है। रूबियो ने माना कि पहले भी इसी स्टेज पर समझौते टूटते रहे, मगर इस बार कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमास हथियार डालते तो जंग इसी वक्त ख़त्म हो सकती है। क्या ये शर्त है? रूबियो ने माना कि इसराइल ने भी कुछ मामलों में लचीलापन दिखाया है। रूबियो का कहना है कि अमेरिका के खास एनवॉय स्टीव विटकॉफ जल्द ही अगला राउंड शुरू कर देंगे बातचीत का, जिससे 60 दिन के सीज फायर डील को फाइनलाइज किया जा सके। बढ़ते आगे, गजा में इस्राएली दबाव के बावजूद हमास तेज़ और बड़े हमले कर रहा है। इसराइल की वाला वेबसाइट के हवाले से कुछ इसराइली सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड अब भी गजा में गोलीबारी, धमाके और मिसाइल हमलों की प्लानिंग फील्ड इंटेलिजेंस से कर रही है। गर्मी और उमस की वजह से इस्राएली फ़ौज की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस घट रही है और हमास की गुरिल्ला यूनिट्स को इससे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। हमास ने जंग के दौरान नए कमांडर भी तैनात कर दिए हैं जो गजा सिटी से अपने ऑर्डर्स ले रहे हैं, यानी वहाँ बैठा कोई शख्स उन्हें ऑर्डर दे रहा है। अल-मायदीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली अखबार मारिब ने भी ये माना है कि ऑपरेशन चैरियट ऑफ गिदियन जो गजा में चलाया था अभी इसराइल ने और चल रहा है, उस ऑपरेशन से भी हालात में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई है। हमास के फाइटर स्नाइपर अटैक, एंटी टैंक मिसाइल और IED ब्लास्ट से लगातार इस्राएली फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं। ज़मीनी हालात ये बता रहे हैं कि जंग में हमास का मिलिट्री स्ट्रक्चर अब भी मजबूत है। ऐसे में सवाल ये है कि हमास फिर क्यों हथियार डालने की मांग को कबूल कर लेगा। अब बात गजा के बच्चों की। गजा के बड़े अस्पतालों में ईंधन यानी कि फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस जो भी है वो ख़त्म होने के करीब है। अल-शिफा और नासिर अस्पताल जो है वहाँ जनरेटर बंद होने की कगार पर है। बिजली तो 22 महीने से नहीं है और 100 से ज़्यादा प्रीमेच्योर बच्चे जिनकी सांसें मशीनों से जुड़ी हैं अब ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटके हैं। प्रीमेच्योर यानी वो अपने वक्त से पहले पैदा हो गए, इसलिए मशीन्स में रखे जाते हैं, मशीनें बंद हो रही हैं। इस्राएली घेराबंदी ने फ्यूल की सप्लाई काट दी है। डॉक्टरों के मुताबिक ICU कभी भी बंद हो सकते हैं। डायलिसिस के मरीज़ों जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम होती है, दुधमुहे बच्चों और ICU के पेशेंट्स पर मौत का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे बच्चों की धीमी मौत का नाम दिया है, यानी जो रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ बढ़ रही है। इन तमाम खबरों के बीच एक राहत देने वाली खबर भी है।
EU से आई है। इसराइल ने गजा में इंसानी मदद बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाने का वादा किया है। इसकी इत्तला EU ने दी है, यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इसराइल ने मान लिया है कि गजा में हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए अब हर रोज़ गजा में ज़्यादा मदद से भरे ट्रक्स भेजे जाएंगे, ये कहा है इसराइल ने। नॉर्थ और साउथ गजा के इलाकों में नए क्रॉसिंग पॉइंट भी खोले जाएंगे। जॉर्डन और मिस्र से जाने वाले पुराने रास्ते भी दोबारा खोले जाएंगे। क्या इनसे सरहद पार खड़े हज़ारों ट्रक्स भी गजा में आने दिए जाएंगे? EU ने इस कदम का खैर मकदम किया है, मगर ये भी कहा है कि अब ज़मीनी अमल ज़रूरी है, सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। एक तरफ अमेरिका इसराइल को हथियार देकर उसे कहीं भी हमले करने के लिए मजबूत कर रहा है, तो उधर चीन और रूस मिलकर मिडिल ईस्ट में अमन की कोशिश तेज़ करने का प्लान बना रहे हैं। चीन ने रूस से कहा है कि हम दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट में अमन की राह निकालते हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि ज़बरदस्ती से तो अमन नहीं आता, बातचीत ज़रूरी है, डायलॉग ज़रूरी है, सिर्फ एक्शन नहीं चलेगा। वांग यी और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की मुलाकात आज मलेशिया में हुई थी। इस दौरान चीन ने ईरान के न्यूक्लियर मसले का हल भी बातचीत से निकालने की बात कही। बीजिंग ने साफ कहा कि दबाव से मसले सुलझते नहीं, सिर्फ बिगड़ते हैं। ईरान के साथ आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कुछ गवा दे, हो सकता है इसका मतलब ये हो कहने का। फिलहाल चीन और रूस अब मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जहाँ से देखता हूँ तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के असर को कम करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो पंचायतें करें, मिडिल ईस्ट के लोगों से पंचायतें कराएं और इनका दखल वहाँ बढ़े। ये वहाँ बढ़े तो अमेरिका का असर घटेगा। मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी मार्केट है, रशिया और चाइना दोनों के एतबार से। रशिया के पास हथियारों समेत बहुत माल है, रूस के पास हथियार है, मिडिल ईस्ट में बेचने हैं, मिडिल ईस्ट बाजार है। बढ़ते आगे, तेहरान की एक रिहायशी इमारत में गैस धमाका हुआ, 4 लोग जख्मी हो गए। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के चितगर इलाके में एक टावर में गैस धमाका हुआ। धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस धमाके में एक फ्लैट तबाह हो गया और साथ वाला फ्लैट जो था वो भी नुकसान का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर धमाके की वीडियोज़ वायरल हो गए, मगर सरकारी तौर पर तस्वीरें जारी नहीं हुई। क्या बात है पता नहीं। कुछ लोगों ने इसे जुडिशरी टावर बताया, जैसे जहां पर वकील और जज वगैरह रहते हों, मगर हुक्काम ने इसकी तस्दीक नहीं की है। फिलहाल धमाके की असल वजह का पता नहीं चला है, तहकीकात जारी है और अफवाहें भी। यमन की बात करते हैं। यमनी हूथीज़ के हमले के बाद जो जहाज़ डूब गया इटर्निटी सी, उसके 3 क्रू मेंबर्स जो लापता थे और एक सिक्योरिटी गार्ड को आज समंदर से बचा लिया गया। एक दिन पहले जहाज़ पर हमला हुआ था, आज ये जहाज़ डूब गया। अब भी 11 लोग लापता हैं इस जहाज़ के क्रू मेंबर्स में। इनमें कुछ के बारे में हूथीज़ ने कहा है कि वो उनके पास है, उनके कब्ज़े में है। हमले की जिम्मेदारी अंसरुल्लाह मूवमेंट ने हूथीज़ ने ली थी और दावा किया था कि जहाज़ इसराइल जा रहा था, वार्निंग दी रुकने की, नहीं माने तो हमने हमला कर दिया। फिलहाल अब भी समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बात यूक्रेन रूस की। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की तबाह इमारतों, टूटी सड़कों और बर्बाद हो चुकी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए करीब 11.7 अरब डॉलर की बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। सोचिए, बर्बादी तो गजा में भी हुई है। खैर, ये ऐलान रोम में हुई यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जहां यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि ये यूरोप और यूक्रेन के दरमियान भरोसे और साथ का रिश्ता है। यूरोप ने साफ किया है कि ये मदद सिर्फ जंग में उजड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन को दोबारा मजबूत और कामयाब मुल्क बनाने के लिए दी जा रही है। स्कूल, अस्पताल, कारोबार और बिजली पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर इस रकम को लगाया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना अब इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म के केस का सामना करेंगी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ इल्ज़ाम तय कर दिए हैं। इल्ज़ाम यह है कि शेख हसीना की हुकूमत के दौर में 1400 मुजाहिरीन यानी कि प्रोटेस्टर्स को मार डाला गया, भीड़ को भड़काया गया और सरकारी ताकत का बेजान इस्तेमाल किया गया। इस केस का ट्रायल 3 अगस्त से शुरू होगा और शेख हसीना की गैर मौजूदगी में केस चलेगा, क्योंकि वो अगस्त साल 2024 के तख्ता पलट के बाद से भारत में पनाह लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के सरे शहर में मशहूर इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए खुले कैफ़े पर फायरिंग कर दी गई। 3 दिन पहले ही 7 जुलाई को
कैप्स कैफ़े का इनॉग्रेशन हुआ था और बुध की रात को इनॉग्रेशन के दूसरे दिन ही इस पर हमला कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने 9 गोलियां चलाईं और पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया। वायरल वीडियो में एक शख्स गाड़ी में बैठकर लगातार कैफ़े की तरफ फायरिंग करता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी मिलिटेंट हरजीत सिंह लाडी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हरजीत भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखता है। फिलहाल इस इंसिडेंट में, इस फायरिंग में किसी के ज़ख्मी होने की खबर तो नहीं है, लेकिन हमला बेहद संगीन माना जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही हैं। आज का सवाल ये है, इसी न्यूज़ से जुड़ा है कि कपिल शर्मा का सबसे पहले जो शो आया था टीवी पर, वो किस इंडियन कॉमेडी प्रोग्राम में आया था, उस प्रोग्राम का आपको जो है नाम बताना है। कपिल शर्मा, यूं समझिए शो नहीं, कपिल शर्मा पहली बार इंडिया के टीवी चैनल्स पर किस कॉमेडी शो में आए थे, उसका नाम बताइए। आपका जवाब, जिसका सबसे पहले सही जवाब होगा, हम उसका जवाब पिन करेंगे और फिर अगर वो चाहेंगे तो वो अपना नंबर मुझे ईमेल कर दें, जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है मेरे हर वीडियो के। मैं उनसे बात करूंगा, वीडियो कॉल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।